नमस्कार, मैं हूं देवचंद्र और आप देख रहे हैं डिजिटल छत्तीसगढ़ न्यूज़ द रियल सक्सेस स्टोरी। द रियल सक्सेस स्टोरी में आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं श्री चवन के फाउंडर एंड सीईओ देवकर साहेब जी। साहेब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद देव भाई आपका। देवकर साहेब जी, आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? देव भाई ऐसा है कि मेरी जो जन्मभूमि है जो हमारे छत्तीसगढ़ में है, धमतरी। तो धमतरी जिला का एक गांव है, छोटा सा खिसोरा गांव है। और ये जो खिसोरा गांव है, यहाँ का जो एक प्रसिद्ध स्थान है नयापारा राजिम तीर्थ, तो सन 1990 पे जन्म हुआ है। राजिम तो बहुत प्रसिद्ध जगह है, हाँ ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे भारत के लोग जानते हैं क्योंकि यहाँ कुंभ मेला का आयोजन होता है। हाँ। अपने परिवार के बारे में बताइए, आपके घर में कितने सदस्य हैं? तो देव भाई अभी जो है मेरे माता पिता भी हैं, इस समय एक छोटे भाई हैं और माता पिता हैं। और उनका मेन तो कार्य खेती का ही था, गांव में खेती के काम, व्यवसाय नहीं रहा, खेती पे ही मेन। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? जो प्रारंभिक शिक्षा रही वो गांव पे ही रहा, गांव पे ही। तो 8वीं तक हम लोग गांव पे पढ़े और उसके बाद में फिर पास में हसदा करके गांव है, तो 9वीं 10वीं हसदा जाते थे। तो 10वीं के बाद में ऐसा रहा कि फिर थोड़ा सा दिमाग संन्यास, अध्यात्म और समाज सेवा की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ गया। अपने आश्रम है, हमारे स्वामी जी हैं असंग देव जी, उनके साथ में मैं आश्रम में चला गया था। अचानक आश्रम का रुख कैसे? हमारी जो माता जी थी, तो वो मुझे याद है जब मैं तीसरी चौथी में ऐसे पढ़ रहा था, तो उस वक्त मुझे माँ कहती थी कि बेटा मेरे को रामायण पढ़ के सुनाओ, रामचरितमानस पढ़ के सुनाओ। क्योंकि हमारी जो माँ थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो पढ़ पाती नहीं थी, तो उनको अपेक्षा था कि जो है बेटा सुनाए। जो है रात को खाना के बाद में माता जी को सुनाया करता था। तो जो मैं आध्यात्मिक पढ़ता रहा और साथ में बचपन से अच्छे लोगों का संग रहा, उसका प्रभाव बहुत पड़ा जीवन। शुरू से आध्यात्मिक रहे, विचारधारा सेवा, समाज, जन कल्याण की दिशा पे रही। तो सोचा कि चलो ये जीवन कुछ लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए ही समर्पित कर दिया जाए। बस उस भावना के साथ फिर 10वीं क्लास में निकल पड़े फिर संन्यास की तरफ। उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी जब आपने आश्रम ज्वाइन की? उस समय मेरी उम्र करीब शायद 15 के समथिंग था। आश्रम में रहते रहते आपके माइंड में स्टार्टअप का ख्याल कैसे आया? क्या चल रहा था आखिर आपके मन में? नया करने का मतलब दरअसल में क्या है कि शुरू से भाव तो ये था कि अपने को कुछ करना है, तो नया नया प्रयास करते रहते हैं, जो संभव हो जाए, जो प्रयास हो जाए, करते रहते हैं ट्राई। श्री चवन की शुरुआत कब और कैसे हुई और आपने हेल्थ सेक्टर को ही क्यों चुना? तो श्री चवन की शुरुआत ऐसा हुआ कि जो है मैं बहुत सारे गांव में करीब साथ में जाना होता, हमने 5 लाख किलोमीटर की यात्राएं की है लगभग। ऐसा आप समझ कि पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हिमाचल, तो ये सब पूरी अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग गांव में जाना होता। मुझे एक बात समझ में आया कि देखो भारत में क्या है ना, कि आज भी 80% आबादी लोअर क्लास और मिडिल, जहाँ पे अगर उनके पास हेल्थ में बड़ी इशू आ जाता है या कि फिर बड़े प्रॉब्लम्स अगर आ जाते हैं, तो हेल्थ केयर में जो होने वाले उनके कॉस्ट हैं या खर्च हैं वो निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एम था कि हमको उसको रिड्यूस करना है। तो उसको कम करने के लिए हमने ये सोचा कि इनके जो खर्च हैं, जैसे आज अगर पाइल्स का ऑपरेशन कराना है तो करीब आज के डेट पे 40-50 हज़ार का खर्चा छोटे शहरों में है। अगर आप यही दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों के आसपास अगर आप पहुंच जाएं तो यही 1 लाख 1.5 लाख तक के 80-90 हज़ार तक के सर्जरीज हो रहे हैं। लेकिन आज हम अपने श्री चवन में इतनी अच्छी हम पाइल्स की औषधियाँ बनाए हैं कि केवल आप मान के चलिए कि 1200-1500 रुपये के कॉस्ट पे पाइल्स व्यक्ति का ठीक हो जा रहा है। और ऐसा अभी तक हमने हज़ारों लोगों का कर दिया है। तो चवन की जो शुरुआत हुई वो इसीलिए हुई कि हम लोगों के जो हेल्थ केयर में हो रहे खर्च हैं उसको कम कर सकें। इसमें देव भाई ऐसा है, श्री चवन की जो शुरुआत है ये हमने 2018 में प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बनाई और कंपनी बना करके शुरुआत किया। अब हम बात करते हैं श्री चवन की सफ़र की। आपने श्री चवन की जब शुरुआत की, कितने लोगों के साथ आपने ये काम स्टार्ट किया? इसमें जब हम लोग शुरुआत किए तब तो मैं अकेले था चवन में, और बाकी एक फिर लड़का हमने सेल्स के लिए हो, बाकी प्रोडक्शंस के लिए हम फिर उस समय कुछ लोगों को जोड़े। और बस कुछ ही लोगों से शुरुआत हुआ था, 2-4 लोगों से शुरुआत हुआ था। क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने आई? चुनौतियाँ तो बहुत सारी आई, बहुत अलग अलग तरीके की कमी का
बहुत बड़ा अभाव हुआ, अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे थे, सही हायरिंग नहीं। बहुत बार ऐसा लगा कि पता नहीं चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ऐसा। लेकिन फिर भी एक ही बात था कि नहीं, अपने को तो करना है, करके रहना है, करके मानना है, वो वाली बात थी। तो आज बढ़िया हो गया। आज श्री चवन के पास कितने लोगों की टीम है? वैसे अभी तक टोटल पेरोल पे सब मिलाकर के करीब इस समय 100+ लोग। श्री चवन का विस्तार इंडिया के किन किन राज्यों में हो चुका है? वैसे श्री चवन के जो भी हमारे उत्पाद है, वैसे तो हम भारत के लगभग सभी हिस्सों में भी, लेकिन इस जो साउथ एरिया है वहाँ पे हम थोड़ा सा अभी लैंग्वेज बैरियर के कारण वहाँ पे अभी हम काम नहीं कर पाए हैं। बाकी इन हिस्सों में महाराष्ट्र, मुंबई, राजस्थान, इस पूरे हिस्से में गुजरात और बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब छत्तीसगढ़, इस काम कर पाए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान में। नेटवर्थ की बात करें तो श्री चवन का नेटवर्थ आज के डेट में कितना होगा? देखिए अभी तो करीब 51 करोड़ की वैल्यूएशन पे हमने लास्ट फंडिंग उठाया था, और अभी हमारी अक्टूबर का जो फंड राउंड है वो 100 करोड़ पे होने जा रहा है। शुरुआती में आपने कितने नेटवर्थ से ये स्टार्टअप स्टार्ट किया था? शुरू की बात किया जाए तो ये तो बिल्कुल जीरो से हुआ था। ऐसा पहले प्रोडक्ट का ऑर्डर दिए थे, प्रोडक्ट बिकने के बाद उसको पैसा दिया गया था। 1,27,000 का हमने पहला प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया था। मतलब एक तरीके से कहूँ तो माइनस में स्टार्ट हुआ था। 1 लाख से 100 करोड़ नेटवर्क तक का जो सफ़र है, इस बीच में कभी आपके माइंड पे निगेटिव थॉट्स नहीं आए कि नहीं ये तो मेरे बस का नहीं है, मैं कहाँ फंस गया, अब ये सब छोड़ देना चाहिए मुझे? क्या कभी आपके मन में ऐसा ख्याल आया? निगेटिव तो बहुत बार हुए। ऐसा लगा कि नहीं, अब लगता है कि शायद नहीं चला पाएंगे। फिर कई बार ऐसा हुआ कि हो सकता है चला पाए या नहीं, करके बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स आते थे। अब जितनी मात्रा में फंड चाहिए मार्केटिंग के लिए, उस टाइप का फंड की व्यवस्था नहीं हो पा, या उस टाइप के लोग नहीं मिल पा रहे हैं, या कि फिर बहुत प्रकार के इसमें लोग सही नहीं मिले, तो उस चीज़ को कैसे सॉल्व करें। फिर धीरे धीरे हो गया। आज फिर सब अच्छे लोग हैं, पूरा हर जगह सिस्टम है, हर जगह एक प्रोसेस है, और बढ़िया हो गया है। आने वाले 5 साल में आप श्री चवन को कहाँ देखना चाहते हैं, किस ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, और इसके लिए आप क्या तैयारियां कर रहे हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हम तो पूरी भारत के साथ दुनिया में अपने उत्पाद को पहुंचाएं, ताकि हमारी भारत की इकोनॉमी ग्रो कर सके और हम अपने भारत के लिए कुछ अच्छा कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देश से काम कर रहे हैं, तो अब उसके इस काम के दौरान जो आउटपुट मिल जाए, हम तो चाहेंगे कि जो है कंपनी 1 लाख करोड़ की हो जाए, अगले 5 साल में 50,000 करोड़ की हो जाए। ये विज़न है। क्योंकि देखिए, जब हम लोगों के लिए करेंगे, समाज के लिए करेंगे और सब चीज़ के लिए होगा, तो फिर वो जो आउटपुट मिले वो अच्छा है। अपन तो करना है, बस अपने को करते रहना है, अनवरत करते रहना है, बिना रुके करते रहना है, बिना थके करते रहना है। आपके सेकंड स्टार्टअप ईहो के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये ईहो है क्या, ये क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, और इसकी शुरुआत आपने कब की? तो इसमें देव भाई, ईहो जो है हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जो कि पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के साथ में बिल्ड है, पूरी तरह से टेक है। इस पे हमने क्या किया है, जो हेल्थ केयर में कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो हम अपनी चवन आयुर्वेदा में सॉल्व नहीं कर पाए, उन प्रॉब्लम को अब हम ईहो के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। हमारा मोटिव था लोगों के हेल्थ केयर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनको हेल्थ केयर में हम क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं, वो हमारा विजन में है। तो हम एक तो अपने आयुर्वेदा प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों को ठीक कर रहे थे, लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जिनको हमको ऐसा ज़रूरत है कि मॉडर्न ट्रीटमेंट की ज़रूरत, जैसे हाइड्रोसील। तो हाइड्रोसील के लिए आयुर्वेदा में कोई बहुत अच्छे उत्पाद नहीं है, उसके लिए ज़रूरत है सर्जरी की। अब जो सर्जरी हो रहा है मार्केट में, वो बड़े कॉस्ट में हो रही है, तो अब हमको लोवेस्ट कॉस्ट में सर्जरी करनी है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन बेचारों के पास में पैसे का भी अभाव है, तो ये जो बहुत सारे प्रॉब्लम है, एक साथ में हमने उसको सॉल्व किया है। अब अगर आपको किसी भी तरीके की सर्जरी की अगर ज़रूरत ही है, तो हमने अपनी ऐप में 8,000+ हॉस्पिटल को रजिस्टर्ड किया है। ठीक है, अभी हमारी ऐप में करीब 1.5 लाख+ यूज़र्स हैं। अब उसमें बेनिफिट कैसा है कि अगर आपको किसी भी तरीके का सर्जरी करनी है, तो आप सर्जरी के लिए फ्री बुकिंग कर दीजिए। मार्केट में जो रेट्स हैं उससे कम रेट में सर्जरी करने का, क्योंकि हमने बल्क में सर्जरी लेके रखी है। जैसे क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को आप जब एक पीस खरीदोगे तो डेफिनेटली वो महंगा ही होता है ना, लेकिन अगर उसी चीज़ को 100 खरीद लो तो सस्ता होगा ना। रिटेल और
होलसेल का होलसेल जो का रेट लॉजिक अंतर होता हो है। जाता है। तो हमने हमारे साथ जो हॉस्पिटल नेटवर्क है, वहाँ पे हमने ये प्रयास किया है कि एक साथ में ज़्यादा मात्रा में पूरी एडवर्टीजमेंट और लोगों को अवेयरनेस करके हम ज़्यादा मात्रा में सर्जरी करके रेट को, कॉस्ट को कम करें। तो अगर जैसे एक सर्जरी सामान्य 40,000 में हो रही है, उसी सर्जरी को हम 25,000 में, 30,000 में कर दे रहे हैं, तो आम जो यूज़र है उसका भी कॉस्ट 10-15 हज़ार रुपया कम हो गया। और जो हॉस्पिटल है उनको बहुत सारी सर्जरी मिल गई, तो उनको भी फायदा हो गया, तो वो बल्क में उनके काम हो गए, क्योंकि इंफ्रा तो वही है, इंफ्रा वही है, डॉक्टर्स वही है, टीम वही है, उसी में अगर ज़्यादा सर्जरी हो गई उनको कॉस्ट भी कम हो जाता उनकी है। कॉस्ट कम हो गई। तो अब हमको ये है कि हमारी ऐप में जितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, हम अपने सब्सक्रिप्शन चार्ज कर दिया। हमने कहा कि भाई अगर आपको हमारी ऐप में इन सारे डिस्काउंट्स का बेनिफिट लेना है, तो हमने जो है 499 और 1599, 1499 ऐसा अलग अलग सब रखा प्लान है। बना के सब्सक्रिप्शन रख दिया है। अब उसमें बेनिफिट्स क्या क्या दे रहे हैं, केवल सर्जरी के बेनिफिट नहीं है। अगर आपके पास ऐप का सब्सक्रिप्शन है तो हमारे आयुर्वेदा प्रोडक्ट में भी 30-40% तक, 50% तक भी हम उसमें डिस्काउंट्स दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स पे। मतलब हाँ, कस्टमर्स को डबल बेनिफिट मिलेगा। एग्जैक्टली तो हमारे आयुर्वेदा प्रोडक्ट को डिस्काउंट में मिल रहा है, इजी सर्जरी ले सकते हैं, वहाँ से सर्जरी इजी बुकिंग हो सकती है। इसके अलावा वहाँ पे हमने हेल्थ लोन की, अभी जैसे क्या होता है कि अभी आप कोई बीमार हैं, तो आज के डेट में लोगों को अगर इमरजेंसी पैसा चाहिए, तो हमने उसके लिए भी इमरजेंसी हेल्थ लोन की सुविधा दे दी। उसमें दवाई से लेकर के ट्रीटमेंट तक आप जो है 20,000 से लेकर 5 लाख तक हेल्थ लोन आपको 10 मिनट के अंतर मिलेगा। बस कैसे ले उसकी, सकते हैं ये हेल्थ हाँ हाँ, लोन और हेल्थ, कौन ले सकता है ये? एग्जैक्टली उसके लिए बस ये देखो, आपको एलिजिबल होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सिविल स्कोर आपकी होनी चाहिए। और दूसरा, उस एरिया में जहाँ से आप आते हैं, उस एरिया में अगर हमारी सर्विसेबल एरिया है तो डेफिनेटली ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, कहीं से भी ले सकता है। वो ऐप में उसके पास पहला तो सब्सक्रिप्शन होना ज़रूरी है, उसके बिना वो आगे रिक्वेस्ट नहीं कर पाएगा। तो हमारी ऐप का सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है, आप उसमें लोन वाला फीचर से आप उसको क्लिक कीजिए, और क्लिक करके आप जो है इजी लोन के लिए लोन अप्लाई ले कर सकते सकते हैं। हैं। इसके अलावा साथ में हम लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस का भी, देखो देव भाई, आज के डेट क्या है, आदमी अपने कार के, अपने मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस, मैं तो देखा हूँ मोबाइल का भी लोग इंश्योरेंस करा रहे हैं, कैमरा का भी इंश्योरेंस करा रहे हैं लोग, सामान का इंश्योरेंस करा, लेकिन आज के डेट में आदमी अपना इंश्योरेंस नहीं कराता। बात है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका हाथ काट के दे दो 1 करोड़ रुपए, आप मना कर दोगे, तो आपका एक हाथ 1 करोड़ से ज्यादा का कीमती है ना। मैं ये कह दूं आपसे कि आप अपनी एक आंखें दे दो, मैं आपको 10 करोड़ दूं, शायद आप मना कर दो, अरे छोड़ो ना यार भैया, भला मैं 10 करोड़ को क्या करूंगा, मेरी आंखें है तो सब कुछ है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारा इतना शरीर कीमती है, शरीर के वैल्यू को शरीर समझ के रहे हो। वैल्यू है। और आज के डेट में हमारे यहाँ ऐप में इंश्योरेंस की हमने 3-4 हज़ार रुपये में से साल भर, अगर कल एक्सीडेंट, आज इंश्योरेंस आपने कराया और कल एक्सीडेंट अगर हो गया, 10 लाख 15 लाख जो भी बिल बन रहा है, आपको तुरंत क्लेम में, इंश्योरेंस क्लेम मिले, भाई आपको फायदा मिल गया ना वहाँ से। तो हमने ये सारी सुविधाओं को ऐप में रखा है कि आपको इजी मेडिसिन मिल रहा है, इजी वहाँ पे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, प्रोडक्ट्स मिल रहा है। हमने उसमें भी एक और फीचर्स डाला है, हमने जैसे आपको दवाई के लिए, कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी के घर में दवाई खरीदने जाने वाला नहीं है, तो हम लोगों ने कोई सुविधा दे दी है कि आप उसमें एक अपनी दवाई की पर्ची को स्कैन करो या फोटो खींच के अपलोड कर दो, नियर बाई मेडिकल स्टोर को हम अभी उसमें रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो नज़दीक के जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो आके आपके घर में दवा, ये सारी सर्विस है। तो ये पूरी तरह से हेल्थ केयर के आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इंडिया में मैक्सिमम स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, इसके पीछे आप क्या कारण देखते देखिए, बहुत सारे जो स्टार्टअप फेल होने के पीछे उनके अपने कारण है। बाकी मैं एक बात समझ कि अगर जो फाउंडर है उसमें अगर पेशेंस का अभाव है ना, धैर्य का अगर अभाव है, तो एक तो मैक्सिमम कारण फेल होने का वो है कि भाई ये धंधा मैं चालू किया हूँ, फाउंडर क्या सोच रहा है कि आज मैं धंधा चालू किया, बिजनेस चालू किया, राइट, अब वो ये चाह रहा है कि एक ही साल में सफल हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। बहुत सारे फाउंडर्स के दिमाग में ये है कि हमको रातों रात सफल हो जाना है। रितेश अग्रवाल रातों रात सफल हो गए, तुम्हें भैया रितेश अग्रवाल रातों रात सफल नहीं हुआ, उसने भी 5-7 साल 8 साल अथाह बैकएंड में मेहनत किया, अथाह उसने भी परिश्रम किया, तब जाकर के आज बड़े लेवल पे काम हो रहा है। तो कोई भी, कहने का मतलब मेरा ये है, स्टार्टअप जो मैक्सिमम फेल हो जाता है वो क्या है कि फाउंडर्स के मेन ऊपर है। भाई देखिए, तकलीफें तो सबको आएंगी, तकलीफें हमको भी आई, तकलीफें जो आज बहुत सारे लोग सफल हैं उनको भी आया। तो आप अपने
जिसको चीज को आपने शुरू किया है, पहली बात तो देखो सोच समझ के शुरू करो, और सोच समझ करके आपने अगर शुरू किया है फिर फेल नहीं होना चाहिए, और फेल अगर हो रहा है तो उसको फिर से पास करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप कमियों को देखो ना कि भाई कमी क्या है, उस कमी को देखो और उस कमी को देख करके ठीक करो, तो स्टार्टअप फेल नहीं होंगे। तो बहुत सारे स्टार्टअप फेल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण तो ये है कि फाउंडर को समझदार होना पड़ेगा, उसको हार नहीं मानना है। अगर वो हार नहीं मानेगा तो कुछ ना कुछ रास्ता तो निकाल ही लेगा, कोई ना कोई उपाय निकाल लेगा। बाकी देखो फंड का अभाव तो सबको होता है, लेकिन फंड देने वालों की भी कमी नहीं है। आज एंजल इन्वेस्टर है, वीसी इन्वेस्टर हैं, और भी इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आज के डेट में एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया है, जैसे अभी हमारे गेट वांटेज के भाविक वासा जुड़े, ये दे रहे हैं रेवेन्यू बेस्ड जो है फंड दे रहे हैं। मतलब इनको ना इक्विटी चाहिए, ना कोलेटरल चाहिए, ना कुछ चाहिए। तो जो मार्केट में ये कहा जाता है ना कि बहुत सारे स्टार्टअप फेल हो जाता है कि पैसों के अभाव में, लेकिन आप अगर सही हैं, आपका विजन सही है, आप रियल में अगर प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हैं, तो आपका स्टार्टअप फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको फंड देने के लिए बहुत सारे वीसी, एंजल्स और गेट वांटेज जैसे कंपनियां खड़ी है आपको फंड देने की। तो मेन बात तो यह है कि स्टार्टअप जो भारत में सबसे बड़ा जो फेल हो जाते हैं बहुत सारे, वो सही कोलेब्रेशंस नहीं कर पाते, सही लोगों को जोड़ नहीं पाते, और खुद में विजन का अभाव होता है, खुद में जल्दीबाजी होती है, इस कारण से फेल हो जाता है। यंग एंटरप्रेन्योर्स जो अपना नया स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखो मैं तो बस ये कहता हूँ कि आप कूल बनने के लिए मत करो। कूल इन द सेंस कहने मतलब क्या, आजकल फाउंडर बनने का फैशन शुरू हो गया है। नाम के आगे नाम के आगे जो है वो लिखेगा कि फाउंडर फाउंडर एंड एंड सीईओ। सीईओ। मतलब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग है कुछ नहीं है, बस अपने नाम के आगे लिखेंगे फाउंडर एंड सीईओ। अगर आप इस के अपने आगे फाउंडर और सीईओ लिखने के हिसाब से अगर आप बिजनेस शुरू किए हैं, अगर आप कोई भी धंधा शुरू किए हैं, आप धंधा नहीं बना पाओ। आपको अगर बिजनेस रियल में खड़ा करना है ना, तो आपको सबसे पहले तो प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। भाई आप क्या प्रॉब्लम को ठीक करने जा रहे हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट में कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है जिसको आप सॉल्व कर रहे हो, डेफिनेटली आप जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वो धंधा जरूर बन, या कि फिर कोई ऐसा नीड को आप पूरा करो। भाई आज मान लीजिए आईटी कंपनियां क्या कर रही है, मुझे नीड है मेरे लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, अगर मेरे हिसाब से मेरे रेट में अगर सही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर दे तो वो कंपनी वो बिल्कुल चल जाएगी। तो आपको मार्केट की नीड को हाँ, समझना जरूरी है। मार्केट नीड को समझो। और दूसरा क्या होता है, मैंने एक बात और समझा, फाउंडर को ये लगता है कि यार मैं जो सोच रहा हूँ वो बहुत अच्छा सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, आप जो कर रहे हो सोच रहे हो वो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन थोड़ी मार्केट रिसर्च करना चाहिए। जैसे आप प्रोडक्ट बिजनेस शुरू कर रहे हो, सर्विस बिजनेस शुरू कर रहे हो, ऐप बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप मीडिया इंडस्ट्री पे हो, राइट। तो आपको ये जानने की जरूरत है कि आपका स्टार्टअप का मार्केट में कंपटीटर कौन कौन है, और उस कंपटीटर से आपके पास यूनिकनेस क्या है। देखिए आपके पास अगर यूनिक नहीं है, कुछ अलग नहीं है और सबकी तरह ही है, तो थोड़ा सा आपको कंपटीशंस को फेस करने में दिक्कत होगी। फेस करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे कंपटीटर है और आप उस बीच में नया नहीं कर सकते। देखो आपने अगर कुछ रेट का गेम खेल दिया, आपने क्वालिटी का गेम खेल दिया, सर्विस का गेम खेल दिया, कुछ भी आपने अगर कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता कंपटीशंस कहाँ हैं, बड़े बड़े प्लेयर हैं। उस बीच में पतंजलि ने अपना स्पेस क्रिएट कर लिया, आज के डेट में 30-40 हज़ार करोड़ का ईयरली टर्नओवर। अब पतंजलि, डाबर, बैद्यनाथ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रैकेट बैंकाइजर बड़े बड़े प्लेयर हैं। उस बीच में च्यवन ने भी अपना एक स्थान क्रिएट कर लिया कंपटीटर से। भाई अगर मैं उस कंपटीशन के डर से अगर मैं शुरुआत ही ना करता तो क्या च्यवन आज इतना बड़ा हो पाता? क्या नहीं हो सकता ना, संभव ही नहीं है ना। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे? देखो अगर आपको बिजनेस बड़ा करना, कोई भी बिजनेस बड़ा प्रैक्टिकल बात में होगा, तो जो व्यक्ति जितना बड़ा सोच सकता है वो व्यक्ति उतना बड़ा कर सकता है। मैं देखा हूँ लोगों का सोच, बहुत सारे लोग जो है काम तो कर रहे हैं लेकिन छोटा विजन है, छोटी सोच है। मैं जो है बहुत सारे इंटरप्रेन्योर होते हैं कि यार मैं अकेले मालिक रहूँ, अपनी इक्विटी, अपनी आइडिया, अपने शेयर नहीं करना चाहिए। देखिए आइडिया कॉपी तो आइडिया ऐसा कुछ जो आप सोच रहे हैं वो कोई हाँ दूसरा और नहीं नहीं कर सोच रहा है। बहुत सकता। लोग कर रहे होंगे या नहीं भी कर रहे होंगे, तो आप आज चालू करेंगे कल पीछे से, उससे आपका धंधा बड़ा नहीं। जितने साथ में आपके लोग, जितने लोग आपके देंगे तब टीम आपका बढ़ेगी तो जितना टीम होगा और जितने अलग अलग फील्ड वाले जो लोग हैं वो आपके साथ जुड़ेंगे। देखिए आप एक चीज में एक्सपर्टीज हो सकते हैं, आप या तो प्रोडक्शन में एक्सपर्टीज हो सकते हैं, या किसी तो भी एक आप फील्ड पे मार्केटिंग में मतलब एक्सपर्टीज हो सकते हैं। एक साथ में सब जगह का काम नहीं कर सकते ना, सारा काम तो आप ही नहीं कर सकते हो। भाई हर एक चीज, जैसे आप सब्जी बनाओ,
तो सब्जी में नमक की भी ज़रूरत पड़ेगी, राइट, हल्दी की भी ज़रूरत है, की भी ज़रूरत है, धनिया की, तभी सब्जी अच्छी बनेगी। तो कोई भी बिजनेस जो अच्छा बड़ा होगा वो अच्छा टीम वर्क। पूरी टीम चाहिए। तो आपको पूरी टीम लाना पड़ेगा और सोच आपको बड़ा रखना पड़ेगा। आजकल के युवाओं में बहुत जल्दबाजी है, पेशेंस पेशेंस का जरूरी है। बहुत जबरदस्त अभाव हो गया है। वो चाहते हैं कि हम रातों रात सफल। मैं तो बस एक ही बात कहूंगा ये भैया, कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है जो रातों रात हिट हो जाए। आप मेहनत स्ट्रगल आपको भयंकर जो होगी वो आपको सहना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बनेंगे। आप फिर ऐसा स्टार्टअप को खड़ा कर देंगे जो पूरी दुनिया देखेगी और दुनिया में आपकी श्री चवन के फाउंडर अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर क्या कभी मूवी देखते हैं? मूवी वगैरह ऐसा देखने का तो कोई मुझे शौक नहीं है, लेकिन हाँ मैं ज़रूर बायोग्राफी ज़रूर देखना पसंद करता हूँ। जैसे किसी चाहे वो बिजनेसमैन के ऊपर बायोग्राफी हो या कि फिर भगत सिंह की बायोग्राफी हो, जो कि मतलब मुझे देखो मैं कभी भी वो काम नहीं करता जो मुझे डिमोटिवेट करे। अपने चाहे बिजनेस को लेके, थीम को लेके, आगे विजन को लेके, कार्य को लेके, मैं उन वीडियोस को जरूर देखूंगा जिससे मुझे आगे के लिए मोटिवेशन मिले या कि मुझे आगे के लिए कुछ सीखने को मिले। क्या देवकर साहब कभी शादी करेंगे या सलमान खान को ही आप कॉपी करेंगे? ये सवाल जो है बड़ा टेढ़ा सवाल है और हमारे काफी दर्शक देख रहे हैं। आपकी उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ अभी उम्र है शादी का, ऐसा बोल सकते हैं। क्वेश्चन यही था मेरा हाँ। इनडायरेक्टली। क्या देवकर साहब आने वाले समय में शादी कर सकते हैं? आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिंगल रह करके भी बहुत बड़े काम किए हैं। रतन टाटा उसमें से बहुत बड़े बिजनेस में बड़े उदाहरण हैं। तो वो उनकी आपकी मानसिकता के ऊपर है। देखिए कोई गलत बात नहीं है अगर आपका मन और आपके शरीर की चीज़ें हैं, आप उस चीज़ को समझ सकते हैं कि आपके अंदर कितना संयम है या कि फिर कितनी आपकी मानसिकता की स्थिति है। आपको अगर लगता है कि आपको शादी करनी चाहिए तो डेफिनेटली आपको शादी कर लेनी चाहिए। नहीं, तो मेरा सवाल आपसे है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है भविष्य में? नहीं मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा संभव नहीं है और मेरी इच्छा नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। देवकर साहब जब स्कूल में थे तो क्या कभी उनका ध्यान लड़कियों के पीछे गया, लड़कियों की ओर गया? अक्सर युवाओं का अटैचमेंट राइट, अपोजिट उस पे हो जाता है। हो जाता है, सही तो है। क्या ऐसा कभी आपका रहा? नहीं नहीं ऐसा मेरा बिल्कुल नहीं रहा क्योंकि देखो मैं तो 10वीं तक पढ़ा, 10 तक ही पढ़ाई किया। तो 10 तक मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पे अपनी भी बचपन की। जैसे जो कॉमन स्टूडेंट्स थे मेरे साथ में, तो उनके साथ में मैं रह कर के भी अलग था। कैसे अलग था आपको बता, मैं बचपन बहुत सारा अभावों में, तो जितना टाइम मिलता था, अगर जैसे संडे मिल गया, छुट्टी मिल गई, तो मैं दूसरे के यहाँ काम करने जा रहा हूँ घर में, क्योंकि अभाव थे बहुत ज़्यादा। बचपन में अभाव था, गरीबी थी। जो अच्छा टाइम मिल रहा है उसमें दूसरे के खेत में काम करने जाना है, सीला बिनने जाना है, भारा उठाने जाना है। बचपन में ये सब साथ में हम कर रहे थे। तो अब जितना टाइम मिल रहा था मेरे पास, उसको मैं लड़की से लेटर लिखने में लगा, क्योंकि उस समय फ़ोन की शुरुआत हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो या तो मैं उसको लड़की को लेटर लिखने में, लड़की के साथ बातचीत करने में लगा था, लेकिन नहीं, मेरा फोकस था कि मुझे हर क्लास, लगभग क्या क्लास क्या और पूरे एरिया पे नंबर 1 स्टूडेंट रहा। मेरे को जैसे दोपहर का लंच हो रहा है, ठीक, तो बाकी जो बच्चे हैं खाना खाने के बाद आराम से घूम रहे हैं, मैं ऐसा नहीं करता। मुझे जितना टाइम मिला ना उसमें फटाफट खाना खाया और जितना टाइम बचा उसमें पढ़ लिया। अब शाम को अक्सर बच्चे जो है क्रिकेट खेलने जाते थे। जनरली यही होता है, स्कूल से बच्चे आते स्कूल से हैं, आएंगे और बैग बस्ता फेंका फेंकेंगे और चले। और चले। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था, मैं बस्ता रख करके तुरंत फिर से पढ़ाई में। क्लास में भी जैसे जब टीचर आते थे तो सब शांत हो जाते थे, ठीक है, और जैसे ही टीचर गए कड़बड़ 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 पूरा बातचीत शुरू हो जाता था। मैं लेकिन जैसे ही टीचर क्लास से गए मैं फिर से अपनी पढ़ाई में लग गया, दूसरों के यहाँ काम भी किया और अपनी पढ़ाई को भी बड़ी शिद्दत से किया और क्लास में एरिया पे नंबर 1 आया उस समय। लास्ट क्वेश्चन है, यंग एंटरप्रेन्योर्स फंड रेस कैसे करें? देखो फंड रेस करने के लिए आजकल बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। अभी तो अगर आपका आइडिया अच्छा है तो सीड फंड के लिए अभी गवर्नमेंट का जो स्टार्टअप इंडिया पे अगर आप रजिस्ट्रेशन हो जाता है, गवर्नमेंट भी सीड फंड में आपको हेल्प कर रहा है। इसके अलावा एंजल इन्वेस्टर होंगे जो आपको सीड फंड में हेल्प कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मैं तो ये मानता हूँ कि फंड रेस करने के लिए सबसे अच्छे इन्वेस्टर हैं वो आपके हैं जो आम यूज़र हैं, वो आपका पहला एंजल इन्वेस्टर। देखो वो लोग तो तब आपको हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, वो तो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए ना आप।
सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके पास अपने पास कुछ पैसे अगर हैं तो उस पैसे के साथ में आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, या अगर नहीं भी हैं, पैसे अगर नहीं भी हैं और आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, आपके पास केवल आइडिया है, तो आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप अपनी आइडिया जाके शेयर कर सकते हैं। वो आपसे कुछ इक्विटी ले लेगा, उसके अगेंस्ट में आपको कुछ पैसा दे दे। तो ये आपको सर्च करना पड़ेगा। अगर आपको आपके पास ये स्थिति है कि आप कुछ पैसे लगा के अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और शुरू करके फिर लोगों तक पहुंचा के धीरे धीरे भला बड़ा होगा स्टार्टअप आपका, और जैसे जैसे यूजर्स आएंगे, पैसे आएगा, आपका टर्नओवर ग्रोथ दिखने लगेगा, फिर आप एंजल इन्वेस्टर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर आपका बिजनेस मॉडल देखेगा, आइडिया देखेगा, क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं वो देखेगा, रेवेन्यू देखेगा कि आप रेवेन्यू कितनी लेके आ रहे हो, रेवेन्यू में प्रॉफिट है कि नहीं, ये सारा चीज़ें देखेगा। अगर ये सब कुछ ठीक लगेगा तो एंजल इन्वेस्टर आपको आपके वैल्यूएशन है उसके अकॉर्डिंग एक वैल्यूएशन देख लेगा कि आपके पास कुछ एसेट्स हैं क्या, एसेट अगर नहीं है तो आइडिया क्या है, कितनी रन है, उसके हिसाब से देख करके वो भी जो भी लाख 2 लाख करोड़ 10 करोड़ जो भी एक वैल्यूएशन से लेकर के आएंगे, वो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग वो सामने वाला फंड दे देगा। तो फंड लेने के लिए ये बहुत ईजी रास्ते हैं, और आपको बस एक ही मान करके चलना पड़ेगा कि आपको अपना पहला एंजल इन्वेस्टर आम यूज़र है, उस आम यूज़र को आपको पकड़ना है। वो अगर आपको परचेस कर रहा है आपकी सर्विस को, आपके प्रोडक्ट को, तो आपका स्टार्टअप बिल्कुल चल पड़ेगा। तो बहुत इजी है फंड लेना। फिर अगर आप बड़े हो गए तो बहुत सारे वीसी इन्वेस्टर्स हैं जो आपको वीसी फंड्स दे देंगे, उसके लिए थोड़ी सी बड़ी टर्नओवर वीसी इन्वेस्टर्स आते हैं। इस टाइप का आप जो है मार्केट से। डिजिटल छत्तीसगढ़ न्यूज़ द रियल सक्सेस स्टोरी में आज हमारे साथ थे श्री चवन के फाउंडर एंड सीईओ देवकर साहेब जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।